उनके हक की बात रखेंगी। देखिए उनके ऊपर ये खास रिपोर्ट। कुलगाम की डीएचपोरा असेंबली सीट पर पीडीपी के गुलजार अहमद को 17,449 वोट से हराकर जीत हासिल करने वाली सकीना इट्टू को उमर कैबिनेट में जगह मिली है। उमर अब्दुल्ला के साथ हलफ लेने वुज़रा में एक नाम सकीना मसूद इट्टू का भी है। कश्मीर को भी और लद्दाख को भी, ये इनको तब पता चला जब 370 हट गया कि जम्मू वालों के साथ क्या हुआ है। आज वो रियलाइज करते हैं इस चीज़ को कि हमें पहले नुकसान था या फ़ायदा था। हमारी सरकार में उनको फ़ायदा था, काम भी उनके होते थे। और आज फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने साबित करके दिखाया, अगर चीफ मिनिस्टर कश्मीर का और जम्मू का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सकीना मसूद इट्टू नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम चेहरा हैं। पार्टी की खातून विंग की चीफ होने के अलावा वो कई अहम वजारतों की भी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। साल 1996 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो पहली दफा नूराबाद असेंबली हलके से मुंतखब हुई। साल 2008 के असेंबली इंतखाब में भी वो कामयाब हुई। पार्टी ने इस बार उन्हें कुलगाम की डीएचपोरा सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्होंने पीडीपी कैंडिडेट को करारी शिकस्त दी। लोअर हाउस के अलावा वो जम्मू कश्मीर असेंबली के एवान बाला की भी रुकन रह चुकी हैं। पार्टी में उनके सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला ने उन्हें अपने कैबिनेट में जगह दी। सकीना इट्टू को उनकी तंजीमी सहालियत के लिए जाना जाता है। ख्वातीन विंग के अलावा वो साउथ कश्मीर हलके की भी सदर रह चुकी हैं। सियासत और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका रिश्ता पुराना है। उनके वालिद वली मोहम्मद इट्टू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। सकीना को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें डीएचपोरा की आवाम मायूस नहीं करेगी और इलेक्शन में ये साफ हो गया कि आवाम उन पर पूरा भरोसा रखती है। बता दें कि साल 2014 में सकीना इट्टू को पीडीपी के अब्दुल मजीद पड्डेर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। तो अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो सुरेंद्र चौधरी, जो कि अभी नायब वज़ीर आला बने हैं, और आपको ये भी बता दें कि जम्मू में इनके ऊपर खासतौर पूरे मुल्क में सुरेंद्र चौधरी पे कई सारी बातें हो रही है, कई सारी आर्टिकल्स भी लिखी जा रही हैं, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी को एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एनसी ने जम्मू के वोट को साधने की कोशिश की है, दूसरी तरफ ये तारीफ और वाहवाही भी हो रही है कि सुरेंद्र चौधरी को, जो कि रविंद्र रैना को हराने वाले हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस ने एक बड़ा ओहदा देकर के जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ के बटे हुए भाग को एक करने की कोशिश की है। क्या कुछ ये पूरा मामला, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की नई सरकार में एक नायब वजीर आला समेत 5 वजीर बनाए गए हैं। सुरेंद्र चौधरी को उमर अब्दुल्ला की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। 2024 के असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर नौशेरा विधानसभा सीट पर भाजपा की जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना जैसे दिग्गज नेता को हराया था। सुरेंद्र चौधरी को 35,069 वोट मिले थे, जबकि रविंद्र रैना को सिर्फ 27,250 वोट मिले थे। रविंद्र रैना को सुरेंद्र चौधरी के हाथों 7,819 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि इससे पहले 2014 में नौशेरा विधानसभा सीट पर हुए इलेक्शन में रविंद्र रैना ने सुरेंद्र चौधरी को हराकर जीत हासिल की थी। उस वक्त सुरेंद्र चौधरी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन लड़ा था। नेका कांग्रेस गठबंधन के अकेले गैर मुस्लिम विधायक सुरेंद्र चौधरी को रविंद्र रैना जैसे दिग्गज नेता को हराने का इनाम डिप्टी सीएम के ओहदे के तौर पर दिया गया है। जाट तबके से ताल्लुक रखने वाले सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के जाने माने नेताओं में से एक हैं। वो महबूबा मुफ्ती के बेहद करीबी माने जाते थे। वो जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। हालांकि साल 2022 में महबूबा मुफ्ती के साथ कुछ मामलों पर इख्तिलाफ के चलते उन्होंने पीडीपी को अलविदा कह दिया था। पीडीपी छोड़ने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। हालांकि 1 साल बाद ही उन्होंने भाजपा छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। तो ढेर सारी ऐसी बातें हैं। आज वैसे शपथ ग्रहण हो चुका है और यूटी के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं, और इसके साथ साथ जो बारीकियां हैं, 2008-2014 के बीच में उमर अब्दुल्ला सीएम रहे थे, ये दूसरी बार है उनका टर्म। मैं अब ये तमाम तर जो गहराइयां रही हैं 2008 से
वहाँ से मिसालें लेंगे, वहाँ की जो ऑड इवन रहा है उन तमाम चीज़ों को समझेंगे और अब जो कार्यकाल है उसमें क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किस तरह की हुकूमत हो सकती है, उन तमाम तर बातों को जानेंगे सीधा एनसी के लीडर अब्दुल हमीद मलिक साहब से। दूसरे हमारे गेस्ट जोड़े हैं हमारे साथ। लेकिन मलिक साहब, आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मुबारकबाद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम ने आज उस मुकाम पे पहुंचाया जहां सेरेमनी हुई और सभी के सभी जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला का जो रिकॉर्ड रहा है वो सेंटर के प्रेशर में काम करने का रहा है, ऐसा बताया जाता है। पहले सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि 10 साल के बाद लोगों को मौका आया कि अपने नुमाइंदे चुनने का, तो ये एक बड़ी जीत है। और काफी लोग आज उस सेरेमनी पर इमोशनल भी हो गए थे। ये और हिस्टोरिकल मोमेंट भी था जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि राहुल जी, प्रियंका जी, जो खरगे जी, अखिलेश जी सारे आए थे। पहली बार इतनी बड़ी प्रेजेंस पूरे इंडिया के जो अपोजिशन लीडर आए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और कश्मीरियों को आज बहुत खुशी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि उन्होंने जो वोट डाला उसका हक मिल गया। और जो आप कहते हो कि प्रेशर में काम करने का, मगर मुझे नहीं लगता कि प्रेशर होगा, क्योंकि जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है, ये वर्डिक्ट पीपल का है। पीपल वर्डिक्ट इज एब्सोल्यूट। तो मुझे लगता है कि अब चाहिए उनको, ये टाइम आ गया स्टेटहुड वापस दें, ताकि यहाँ ज्यादा इंटरफेरेंस न रहे। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो चुने हैं, वो अच्छी तरीके से काम करें और लोगों के तई जो डेवलपमेंट उन्होंने वादा किया, डेवलपमेंट का, पीस का, प्रॉस्पेरिटी का, प्रोग्रेस का, और यहाँ बाकी चीजें जो लैंड, जॉब सिक्योरिटी का, तो उन चीजों पर वो काम करे बिना इंटरफेरेंस के। तो चाहिए, मुझे लगता है कि मोदी जी को चाहिए और अमित शाह जी को चाहिए रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ पीपल। बिल्कुल मलिक साहब, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो इससे पहले के कार्यकाल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उसको साथ में भी लेकर के चलें, ताकि कंपैरिजन करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चैलेंजेस अब ज़्यादा हैं। क्योंकि इसी से मुतालिक हमारा सवाल भी आपसे रहेगा कि 2008 से 14 का जो दौरानिया था उसमें भी आपने देखा, उस वक्त भी चैलेंजेस बड़े बड़े आए, इस वक्त भी चैलेंजेस बड़े बड़े हैं और उतनी पावर भी नहीं है। उस वक्त 6 साल की असेंबली होती थी, इस मरतबा उससे भी कम है और पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने बहुत बड़ा एक हिमालय पहाड़ है जिसे अबूर करना काफी मुश्किल होगा? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि ये बात सच है कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया। आज हम यूटी में हैं, पावर कटेल के किए गए हैं, गवर्नर को पावर ज्यादा दिए गए हैं, इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा रहेगी। तो ये बात सही है कि एक टू फ्रंट वार है। एक तो लोगों के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और जो मैंने पहले भी बताया, 10 साल में जो गड्ढे इन्होंने खोदे हैं उनको भरने की कोशिश होगी। और 5 साल का जो ये काम है, जो वादे किए वो निभाने पड़ेंगे। और उन वादों को निभाने के लिए टकराव मुझे लगता है होगा कहीं कहीं, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जो आप बोलते हो 2014 की सरकार में और इस सरकार में बहुत फर्क है। वो स्टेटहुड के साथ थी, पावर्स के साथ थी, और ये गवर्नमेंट पावरलेस है। मगर आप ये भी जान लीजिए कि उमर साहब बहुत कॉम्पिटेंट है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को वापस लिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि यहाँ की डेवलपमेंट कैसे की जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी करके दिखाया है और अब भी करके दिखाएंगे। क्योंकि जो आज उमर साहब ने पहले ही 3 आदमी की वो डिप्टी सीएम जम्मू का बना के उसने अपना पहला वादा पूरा किया, जो उन्होंने कहा था कि अच्छा पावर जम्मू को मिलेगा और 2 रीजन साथ चलकर काम करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अब दिल की दूरियां कम हो, जख्म भरे जाए, जो जख्म यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद लगे हैं, तो उन जख्मों को मरहम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हर्डल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में लोगों का काम करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोगों का काम करें, लोगों के लिए डेवलपमेंट करें, लोगों के लिए प्रोग्रेस करें, लोगों के लिए जो यहाँ हार्टिकल्चर डूबा हुआ उसको उठाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। क्योंकि हम भी लोगों के लिए निकले हैं, लोगों का काम करने के लिए निकले हैं। तो मोदी जी और अमित शाह जी को हमारा हाथ बटाना चाहिए, हर्डल्स नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए, और हर्डल्स के बगैर हमें काम करने देना चाहिए। और उसके लिए
उन्होंने जो वादे पार्लियामेंट के पटल पर स्टेटहुड के बारे में कहा है, तो उनको वो अब बहाल करना चाहिए ताकि दिल की दूरियां बहुत कम। बिल्कुल, हमारे साथ जनाब एजाज साहब भी जुड़ चुके हैं जेकेयूएम से। एजाज साहब, खैर मकदम है आपका। सवाल सीधा आपसे भी मैं ये करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा उन तमाम बुनियादी सवालात को जो कहीं न कहीं पर्दों के पीछे दबे हुए हैं और दबी जुबान से लोगों की लबो लहजे में ये चीज़ें आ रही हैं। सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से बीजेपी ने 29 सीटें जीती और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को फुल बहुमत मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है या माना जा रहा है कि भले ही बीजेपी हार गई हो, अपोजिशन में हो, लेकिन कामयाबी उसी को मिली है। और रेफरेंस ये है कि एनसी ने जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, प्रॉक्सी हैं, एबीसीडी हैं, बीजेपी की साथी हैं और उसकी वजह से उनको वोट भी मिला बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के असल साथी तो एनसी है। देखिए, मैं पहली बात आज कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को, जिसने आज एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर हल्फ लिया, और उसके पूरे कैबिनेट को मुबारकबाद देना चाहता हूं। हु हैज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर लॉन्ग आफ्टर 6 साल की जो मुद्दत रही, और अब मुझे लगता है कि अवामी हुकूमत भारत में आ गई है। एंड आई होप कि जो भी खला पिछले 10 सालों से बनाया गया, चाहे वो दिल्ली की ओर से हो, चाहे यहाँ के कोलैबोरेटर्स की ओर से हो, वो खत्म हो जाएगा और एक पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट बनाई जाएगी और ऑन ग्राउंड जीरो पब्लिक के काम किए जाएंगे जो कि वो चाहती थी, ना कि जो एलजी हाउस से अभी तक मैं कहूँगा बातें या ऑर्डर्स निकले थे एंटी जम्मू कश्मीर, एंटी जम्मू या एंटी कश्मीर, एंटी पीपल लॉज, उनको खत्म करनी और कम करने की आवश्यकता है। बट एक चीज हमने जैसे मेरे सहयोगी ने भी कहा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, कि जो 2014 की असेंबली थी, दैट वाज द मोस्ट एम्पावर्ड असेंबली ऑफ इंडिया, और अब जो 2024 10 साल बाद आज असेंबली का गठन हुआ है, जिन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने आज हल्फ लिया है, जिस चीफ मिनिस्टर ने आज हल्फ लिया है, ही इज द वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द मोस्ट डिसएम्पावर्ड कैबिनेट ऑफ इंडिया। बट हाँ, इतना मैं कहूंगा, एक दिल को मैं कहूंगा खुशी है कि अवामी गवर्नमेंट और अवाम के नुमाइंदे भारत में आएंगे और वो अवामी मसाइल हल करेंगे। अब आपने कहा कि असल में तो अभी तक एनसी ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया, हालांकि बीजेपी ने 29 सीट्स जम्मू में ली और लार्जेस्ट पार्टी जम्मू प्रोविंस में बन के आ गई। बट ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जितनी मेहनत उन्होंने जम्मू और कश्मीर में ऑन ग्राउंड जीरो, चाहे वो वर्कर लेवल पे हो, चाहे वो जैसे प्रॉक्सीज बनाने के लेवल पे हो, 2019 के बाद की होगी या की जा रही थी, आज असेंबली चुनाव की इंतखाबात के रिजल्ट्स आने तक वो आज उनके भारत में है। No one can deny that they have worked hard, but they have failed to win the hearts of people of Jammu Kashmir, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो कि सेक्टेरियन लेवल पे हमेशा काम करती आई है और जम्मू और कश्मीर की जो सालमियत है उसको खत्म करनी चाहती थी। क्योंकि 2019 5 अगस्त उन्होंने कोशिश भी की पार्लियामेंट के पटल पे, जिसमें उन्होंने हमारा एक अभिन्न अंग जो लद्दाख है वो छीना। लेकिन मैं अपने एनसी के नुमाइंदे को ये पावर कराना चाहता हूं कि 75 में भी शेख साहब ने ऐसे ही एक हुकूमत कुर्सी पे बैठे थे, जैसे आज डिसएम्पावर्ड करके फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर, अब आज उनके पोते ने ही चीफ मिनिस्टर से यूटी के चीफ मिनिस्टर, विच इज मोस्ट डिसएम्पावर्ड चीफ मिनिस्टर, वो हल्फ लिया है। अब आगे की खुदा जानता है, अब कोलैबोरेटर्स और कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, जो कि हर कोई जमात 2019 के बाद, मैं अपनी जमात जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की भी बात करूंगा, हम तय दिल से और पहले दिन से कहते आए हैं, जो भी हुकूमत यहाँ भारत में आएगी उनको दिल्ली से साठ गांठ करके कोलैबोरेट करके यहाँ के अवामी मसाइल को हल करना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली मेरा सवाल भी अब इसी सिलसिले में है जनाब एजाज साहब से ही। अभी कुछ मैं आर्टिकल्स देख रहा था, उसमें साफ तौर पे ये था कि कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला पे सेंटर के साथ
या उनके प्रेशर में काम करना होगा या फिर वो काम करते रहे हैं इससे पहले भी? इन रेफरेंस 2009 का शोपियां वाला जो वाकया है, मर्डर, रेप और उसके बाद उसे छुपाने वाली बात, और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो मैं आपको एक लाइन से गिना सकता हूं। लेकिन क्या उस वक्त के हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और हैं, और यही वजह है कि ये नहीं कहा जा सकता कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में उमर अब्दुल्ला को काम करना पड़ेगा? जनाब एजाज साहब। मुझे लगता है कि आपको जम्मू कश्मीर की फिर तारीख पता नहीं है, या तो आप बहुत कम पढ़े हैं जम्मू कश्मीर की तारीख। चाहे जम्मू कश्मीर का बाशिंदा अफगान रूल में हो, चाहे सिख रूल में हो, चाहे डोगरा रूल में हो, या उसके बाद जब यूनियन ऑफ इंडिया के 1947 में यहाँ के साथ सालमियत के साथ 370 और जितने भी मत हमारे साथ जोड़े गए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जब 47 में विभाजन के बाद, तो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हमेशा गयूर रहा है। जिस भी हुकूमत के तले, जिस पैमाने के तहत भी हर हुकूमत ने यहाँ के लोगों को, चाहे जम्मू के लोग हो, पुंछ के लोग हो, गिलगित के लोग हो, बल्तिस्तान के लोग हो, या कश्मीरी मुसलमान या पंडित हो, उनको दबाने की कोशिश की है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जम्मू कश्मीर के जो टायरेंट रूलर्स है वही फेल हुए हैं। बट जम्मू कश्मीर की आवाम हमेशा जीती आई है, और इस बार भी जम्मू कश्मीर की आवाम की ही जीत है, जिसने इतना डिसेंट पावर होने के बावजूद भी अपनी सालमियत जो 370 और 35A के सूरत में होने के बावजूद भी फिर भी इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप पे एक बार फिर से भरोसा करके उन बंदूं को पावर करवाया, पावर में लाया। ये तो अवाम की कोशिश है जनाब, लेकिन आप तमाम तर पॉलिटिशियन की क्या कोशिश है? क्योंकि अगर जम्मू को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा जाए तो कश्मीर में हर गली हर मोहल्ले में एक एक पार्टी और एक आजाद उम्मीदवार खड़ा नजर आता है, तो वहां खुद इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ जमहूरी प्रोसेस में, हालांकि ये एक हेल्दी डेमोक्रेटिक का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे एक पार्टियां दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, दूसरे के खिलाफ खड़े होना, प्रॉक्सी वॉर, इस तरह की चीजें चल रही है। तो इख्तलाफात तो वहां के लीडरों में है, अवाम की कोशिशों से कामयाबी मिली, और शायद अब अवाम का कितना भला होगा ये शायद आप बताएं हमें। बिल्कुल, आप अगर अवाम के फैसले की ही बात करेंगे तो जम्मू के अवाम ने अपना फैसला सुनाया है, जिसने लार्जेस्ट वोट शेयर भाजपा को दिया है। और अगर जो कश्मीर के अवाम की बात सुनाए आपको, तो उन्होंने लार्जेस्ट वोट शेयर अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो रिवायती पार्टी रही है कई दहाइयों से, ऑलमोस्ट 90 ईयर ओल्ड पार्टी है। मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर में सेक्टेरियन जो रिजेस है जो 2019 के बाद बनाई जा रही थी, अब जाके मुझे लगता है कि ऐसी कोई हुकूमत और ऐसे कोई लीडर्स, ऐसे कोई अवामी नुमाइंदे भारत और सामने आए, उन वेजेस को क्लोज करना है, जम्मू कश्मीर की सालमियत को बचाना है, जम्मू और कश्मीर को एक होके, एकजुट होके रखना है, और जम्मू और कश्मीर के अवामी के दीराना मसाइल जो है, चाहे वो पावर के मसाइल हो, हेल्थ केयर के मसाइल हो, चाहे हमारे नौजवान जो यहाँ बाहर बीरूनी जेलों में सड़ रहे हैं विदाउट ट्रायल, ऑलमोस्ट 24,000, तो दैट्स नॉट ए लेस नंबर, दैट्स अ सैवेज थिंग व्हाट वी हैव टू डू। तो यहाँ के मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला ने he has just accepted the crown of thorns for the people of Jammu Kashmir, and I hope from the heart and mind before man and God कि उमर अब्दुल्ला will be succeeded। और अभी तक जैसे वो हुकूमत करते आए हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की पर्टिकुलर बात करूंगा, जब भी उन्होंने अवामी जज्बात को मतलब संजो के वोट लेके जब भी वो पावर कॉरिडोर्स में है, उसके बाद उन्होंने उसको खत्म कर दिया और उन अवामी ख्वाहिशात पे कुर्बान करके अपनी कुर्सी को बचाया है। अब जाके 2024 की जो असेंबली है उसमें आगे मुझे नहीं लगता है कि अब उनको ये करना चाहिए। आई होप कि पीपल हैव वोटेड फॉर दिस ओनली एंड अगेंस्ट कीपिंग भाजपा आउट ऑफ जम्मू कश्मीर। दिस इज ऑल व्हाट द इलेक्शंस वेयर मेंट। बिल्कुल, ये बड़ा कदम और सराहनीय कदम है जो आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला या फिर एनसी अलायंस ने एक बड़ी कोशिश की और बीजेपी को पीछे भी धकेला, लेकिन साथ में अवाम ने जो जोश खरोश दिखाया उसमें यकीनन अवाम भी इस तमाम तर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में को कामयाब बनाने में शामिल रहे हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, दरअसल वजह यह है कि जो 2008 से 2014 का ट्रैक रहा है, रिकॉर्ड रहा है उमर अब्दुल्ला का, डर ये है कि आने वाले टाइम पे 2014 में बड़े चैलेंजेस हैं और इसे टैकल करने के लिए फिर अगर उसी दो राहे पे चले जिस पे 2008 से 14 के बीच में चले हैं, तो फिर शायद वहां की आवाम के पास कोई होप नहीं बचेगा, क्योंकि एक लास्ट होप थी जिसकी वजह से उन्होंने भरपूर कोशिश की, पीडीपी को हराया, दूसरी पार्टियों को हरा दिया और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को जिताया कि शायद ये हमारे काम आ सके।
एजाज साहब। देखिए, जो खल्फिशार है, मुझे लगता है कि खल्फिशार होने की मैक्सिमम चांसेस है दिल्ली और एनसी गवर्नमेंट जो कि आज जिसने आज वोट लिया है। और ऑन ग्राउंड जीरो अगर हम बात करें, जो कैबिनेट एक्सपेंशन अभी होना बाकी है उस पर भी नजर रखी जाएगी कि जम्मू के कितने मैं कहूंगा कि मिनिस्टर्स होंगे और कश्मीर के कितने मिनिस्टर्स होंगे, क्योंकि इस समय एक वेव चली थी जम्मू में कि हम डोगरा सीएम बनाएंगे, जो कि इस वक्त भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और इन्हीं बुनियादों पे, इन्हीं एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म की बुनियादों पे जम्मू और कश्मीर के अवाम आपस में बढ़ चुके थे, इन्हीं जमातों के समेत। लेकिन जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा आवाम का सोचा है, आवाम की भलाई के बारे में सोचा है। और अगर हम एनसी की बात करें, आई होप and our party is very much hopeful कि National Conference will pave the way to just collaborate with the people of Jammu, to collaborate with the political landscape and we can say leaders of the Jammu, ताकि मुझे लगता है आगे जाके खल्फिशार दिल्ली के साथ ना पैदा हो और यहाँ की अवामी हुकूमत ना डगमगाए और उन ताकतों को वारस या आगे जाने में मौका ना दिया जाए जिन ताकतों को अभी तक जम्मू कश्मीर में जितनी डिसएम्पावरमेंट की गई है, चाहे वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हो, चाहे वो पीडीपी के दौरे हुकूमत में हो, चाहे वो एनसी के दौरे हुकूमत में हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई है, तो वो आगे ना हो और एक पीपल फ्रेंडली और एक गुड गवर्नड गवर्नमेंट बनी, ताकि यहाँ के लोगों का जो वैक्यूम है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो वैक्यूम है, और जैसे आपने कहा घर घर गली गली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उठे थे, उन कैंडिडेट्स को भी जवाब मिले कि वो गलत राह पे थे और जो यहाँ की रिवायती पार्टियां हैं और नई संजोई हुई पार्टियां 2019 के बाद वो लोगों को वेलफेयर करेंगी। एंड आई होप अगर इस बार भी एनसी इसमें नाकामयाब रही, देन अल्लाह ही हाफिज है कि जम्मू कश्मीर का क्या होगा। द फ्यूचर इज लाइक ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि इस मर्तबा एनसी का क्या कदम होगा, और यही वजह है कि हर जाविये से हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक साहब आपकी तरफ आएंगे। अभी जिस तरीके की बातें हो रही थी, हमने बीच में ये जानने की कोशिश की थी कि चूंकि अभी देखिए आप सेंटर से तालमेल की बात चल रही है, बहुत सराहनीय कदम है और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने एक बेहतरीन लचक दिखाई है, लेकिन अगर आप सेंटर से इस तरीके से सामने में रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं आपके बरखिलाफ वो कहेंगी कि देखो सेंटर के गोद में जाके बैठ गया। जिस तरह की हम बातें कर रहे थे उन्होंने वही किया, और जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे वो खुद ही वहां चले गए। दूसरी तरफ अगर आप सेंटर के साथ तालमेल नहीं बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से या बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आगे कुआं पीछे खाई वाला मसला है इस वक्त एनसी अलायंस के पास? वो बात नहीं। देखो, जहां हमें मशवरा करने की जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे, जहां हमें बैठने की जरूरत पड़ेगी वहां बैठेंगे, जहां हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़े वहां प्रोटेस्ट पर आ जाएंगे, जहां हमें मांगने की जरूरत पड़ेगी हम मांगेंगे। तो जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है उन चीजों को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने हमें राइट्स दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिए थे, उनको छोड़ने का सवाल ही नहीं है। मगर ये बात सच है कि हम उनसे मांग रहे हैं कि आपने जो खुद ही कहा था पार्लियामेंट की पटल पर कि हम स्टेट होल्ड देंगे, तो देने का वक्त आ गया है। अब इसमें देरी मत कीजिए ताकि हम लोगों का काम करें, तो लोगों की भलाई का काम करें। जो आप भी बार बार कहते हो कि लोगों का काम हमने किया, बीजेपी वालों ने किया, अगर हम करना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, फिर आपको इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो रोड़े अटकाने की जरूरत नहीं है, आप रोड़े मत अटकाइए। तो हम, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में बातचीत से सारे मसले हल होते हैं। तो बातचीत में कुछ नहीं जाएगा, मगर जहां हमारे उसूल के खिलाफ कोई बात होगी तो वहां हम बिल्कुल स्टैंड रहेंगे लोगों के साथ। और प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिकली करना पड़े, पीसफुली करना पड़े, क्या वो हम करेंगे, क्योंकि जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स लिए हैं तो वो टाइमिंग गलत थी, वो जैसे उन्होंने किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो हम उस पर बिल्कुल जो लोगों के साथ हमने बात की है, वादा बंद है कि वो चीजें वापस लाने की कोशिश होगी। हाँ, उमर साहब ने पहले ही कहा था कि जो आइडियोलॉजी अभी सेंटर में है उस पर आप उससे आप ये मत सोचिए कि वो वापस दें, क्योंकि जो इज्जत जिन्होंने इज्जत और विकार हमारा लिया है उनसे आप उम्मीद मत कीजिए कि वो अपना हमारा विकार और इज्जत वापस करेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा, मगर वापस लेंगे। तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, उस इज्जत विकार की लड़ाई
जारी रहेगी नेशनल तो हम कॉन्फ्रेंस लेकर अपना हर आएंगे। मुमकिन कोशिश करेगी और दमखम लगाएगी जम्मू कश्मीर के इज्जत व वक़ार को वापस हासिल करने के लिए। एजाज साहब, क्या लगता है जिस तरीके से हमने कामयाबी के बाद देखा है 370 को वापस लाने की उतनी बातें नहीं हुई जितना स्टेटहुड की बात हुई, जिसका वादा ऑलरेडी मरकज की सरकार कर चुकी है। क्या लगता है कि अब जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस 370 पे चुप हो जाएगी, आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ही था जो अब खामोश हो जाएगा और आने वाले टाइम पे स्टेटहुड की ही बात होती रहेगी? देखिए, मैं थोड़ा हिस्ट्री के अवराकों में मैं आपको ले जाऊंगा और आपको ये बात कहूंगा ऑन रिकॉर्ड। आज एनसी की हिस्ट्री रही है कि पहले महज रायशुमारी को 22 साल जद्दोजहद का नाम देके अवामी वोट हासिल करके पावर कॉरिडोर्स में बैठ के उस अवामी तहरीक को फिर आवारागर्दी का नाम दिया गया और उसके बाद डिग्रेड करके हमें अब सेल्फ ऑटोनॉमी की बात की गई। जब 1996 में फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वो सेल्फ ऑटोनॉमी का जो रेजोल्यूशन है वो भी पास किया गया और दिल्ली के ऐवानों में उसको डस्टबिन में डाला गया, वो भी हमें याद है। अब 2019 के बाद जब हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए गए और हमारी जो बची कुची इज्जत दफा 370 और 35A में अमेंडमेंट्स करते 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 खत्म हो गई थी, बट एक खोखा रह गया था, वो 5 अगस्त 2019 के बाद खत्म किया गया पार्लियामेंट में। अब जाके वही एनसी बोल बोलती है कि भाई साहब हम अब स्टेटहुड, दैट मींस दे आर डिग्रेडिंग देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फ्रॉम महज रायशुमारी टू द ऑटोनॉमी नाउ टू स्टेटहुड। उसके बाद मुझे लगता है कहां तक गिरेंगी, दैट गॉड नोज बेटर। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जो भी कोलैबोरेटर्स आज तक दिल्ली के साथ टसल में रहे हैं, दे हैव नॉट बीन गवर्निंग ऑन द चेयर ऑफ गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर। एंड एवरी गवर्नमेंट, चाहे वो एनसी की गवर्नमेंट हो या अलायंस की गवर्नमेंट हो, दे हैव टू कोलैबोरेट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर टू रिमेन इन द पावर कॉरिडोर्स ऑफ दिल्ली। दे हैव टू जस्ट, जैसे आपने नीलोफर और आसिया का एग्जाम्पल बताया जी, तो उस वक्त भी वैसे ही कोलैबोरेशन की गई और बहुत सारे मौके ऐसे हैं 2010 और 2016 के जिसमें पीडीपी भी हिस्सेदार रही है। तो अब बहुत पानी बह चुका है झेलम में, अब बहुत लाशें हमने दफना दी है, अब बहुत सारी बहनों की असमतें हमने लुटा दी है, बहुत सारे नौजवानों को जेलों में बंद करवा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को भी एक वेलफेयर स्टेट, एक सेफ स्टेट होने का मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए और दिल्ली को उसमें भरपूर यहाँ की हुकूमत को एम्पावर करना चाहिए और धीरे ना कोशिशें देनी चाहिए कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के रिसोर्सेज को और सबुटाज ना करे और जम्मू कश्मीर के हवाले करे जो कि यहाँ की सरमाया है and which can make Jammu Kashmir a welfare state in whole India and can compete with the other states of Indian Union. बिल्कुल मलिक साहब, जिस तरीके से हमने देखा आज पूरे सेरेमनी के अंदर 29 जो एमएलए हैं आपके अपोजिशन में वो शामिल नहीं हुए। ऐसा माना जा रहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला जो अपने अपोजिशन साथी हैं उनको साधने में नाकाम रहे हैं तो आने वाले वक्त में वो साथ लेकर के चल भी नहीं पाएंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। पहले मैं को पैनलिस्ट को बता दूं, जब ये रायशुमारी की बात की थी तो मीर कासिम भी यहाँ से ही निकला था। फिर जब ऑटोनॉमी की बात आई तो हलाल हराम का फर्क करने वाली यही जमात इस्लामी निकली थी। अब जब हमसे सारा कुछ छीना गया तो पीडीपी भी यहाँ से ही निकली, जम्मू से कोई नहीं आया। तो दूसरी बात जो आप अब कह रहे हो कि अपोजिशन, ये वर्डिक्ट अगेंस्ट बीजेपी है और बीजेपी नहीं चाह रहे थे यहाँ हुकूमत एनसी बनाए या रीजनल पार्टी कोई बनाए। वो चाहते थे यहाँ डंडाशाही पर और जो एलजी शाह शासन पर या होम मिनिस्टर के शासन पर यहाँ कंटिन्यूसली वैसा ही चले और डंडे के जोर पर हमारी हुकूमत बने। वो नहीं होने दिया लोगों ने वर्डिक्ट दिया है इनके खिलाफ। लोगों ने बता दिया कि आपकी आइडियोलॉजी और पॉलिसी हमें पसंद नहीं है। लोगों ने बता दिया कि जो आपने 10 साल में यहाँ किया, हमारी नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया, इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया, बिजनेस के साथ खिलवाड़ किया, हार्टिकल्चर के साथ खिलवाड़ किया, तो बिजली के साथ खिलवाड़ किया, तो जो हॉस्पिटल है उनका ख्याल नहीं रखा, वो अपने एजुकेशन सिस्टम का ख्याल नहीं रखा, उसके खिलाफ एक वोट मिला क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी और पॉलिसी ही इसके खिलाफ थी। ये चाहते थे कि हिंदू सीएम बने, वो नहीं बना, ये नाराज है। कैसे आएंगे
तो कैसे हम लेके चलेंगे? थोड़ी पैर पकड़ेंगे? ये डेमोक्रेसी उनको आना चाहिए था, उनको इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करके और इस वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए था। मैं पहले ही भी बता चुका हूं, ये डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले लोग नहीं है। अगर ये लेकिन सर, डेमोक्रेसी पर मलिक साहब, यकीन लेकिन आप लोगों ने तो भी ये आज आ जाते और सर उन्होंने जी, आप लोगों ने भी मलिक साहब बाकी किसी को भी बुलाने की कोशिश नहीं की। आप बुलाते किसको हैं? राहुल गांधी को बुलाते हैं, ममता बनर्जी को बुलाते हैं, अखिलेश यादव को बुलाते हैं, डी राजा को बुलाते हैं। यानी कि आपका जो धर्रा है उसको आप बुलाते हैं अपने सेरेमनी, अपने इस जश्न के प्रोग्राम में, लेकिन आप बाकी लोगों को दावत नहीं देते, तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी होगी। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट होता है, हम उनके साथ अलाइन है, हम उनके साथ पूरे इंडिया में अलाइन है। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी अपोजिशन में जो डेमोक्रेटिक लोग बैठे हैं, तो उनको हम बुलाएंगे। तो हमने थोड़ी एलजी साहब को रोका था कि आप मोदी जी को मत बुलाइए, होम मिनिस्टर को मत बुलाइए, या बीजेपी वालों को भी बताया होगा कि आप अपने वीआईपी को बुलाना चाहते हो या नहीं बुलाना चाहते हो, उनसे पूछा गया होगा। मगर मैं फिर बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले लोग नहीं है। अगर इस वर्डिक्ट को वो एक्सेप्ट करते, उनसे ये वर्डिक्ट हजम होता, तो वो आ जाते डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले, ओथ उठाने पर उमर साहब का साथ देते और वहां कसम खाते कि हम आपके साथ हैं, जहां भी डेवलपमेंट का काम हो, जहां भी पीस प्रोसेस का काम हो, जहां प्रोग्रेस का काम हो, जहां लोगों का काम हो, हम सेंटर से यहां तक आपके साथ खड़े हैं। चलो, वो ये नहीं कहते कि 370 पर हम आपके साथ हैं, वो ये नहीं कहते कि 35A पर हम आपके साथ हैं, मगर स्टेटहुड पर तो वो कहते हैं हम आपके साथ हैं। जो पार्लियामेंट की पटल पर इन्हीं लोगों ने कहा था, तो उसका साथ तो दे सकते थे। वो वहां बैठ के ये तो बोल सकते थे कि मोदी जी, अब टाइम आ गया है कि हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ का बन गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो चुना है, तो आप इसको पावर दे दीजिए, इंटरफेरेंस मत कीजिए, आप रोडे मत अटकाइए, इसको पावर देकर ये लोगों का काम करेगा। हाँ, वहां पावर मत दीजिए। आप बोलते हो 370, चलो वो छोड़ो, चलो 35A की बात वो बीजेपी वाले नहीं करते, मगर वो हम स्टैंड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोगों से हमने वादा किया है, लोगों ने उस पर मैंडेट हमें दिया है, लोगों ने उस पर उन चीजों पर हमें एतमाद दिया है। उस एतमाद को हम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि 29 में फिर हमें लड़ना है। हम कैसे वो चीजें करें जो लोगों ने कही है, जो हमने उठाई है, जो मैनिफेस्टो में लिखी थी, जो लोगों से हमने बात की, तो फिर उन्हीं चीजों को लेकर अगर हम आगे चले, तब हमें और वोट मिलेंगे, तब हमें 29 में लोगों के पास जाने का मौका मिलेगा। अगर हम जो लोगों ने बात की है, जो लोगों को हमने कहा है, अगर वो बात नहीं उठाएंगे, जो एस्पिरेशन लोगों की वो नहीं उठाएंगे, तो हम करें तो करेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों की बात करेंगे और लोगों का फैसला सर आंखों पर होता है। तो उसी चीज पर अगर बीजेपी वो भी मानती कि ये वर्डिक्ट लोगों का है, ये वर्डिक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों का है, तो वी शुड रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। तो उन्होंने ये करना था कि हमारे साथ खड़ा होकर पुकारना था कि स्टेटहुड वापस दे दीजिए। बिल्कुल, एजाज साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, और सवाल ये रहेगा हमारा कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं अभी फिलहाल सिचुएशन वो ये है कि पावर गेम चल रहा है इस इलेक्शन, पूरे इलेक्शन में हमने देखा, चाहे वो साम दाम दंड भेद के जरिए हो या इल्जाम तराशियों के जरिए हो, कहीं ना कहीं पावर गेम चल रहा है, जिसमें भले ही बीजेपी को नाकामी हुई, लेकिन किसी हद तक उनको भी कामयाबी मिली है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों का हुआ है, जितनी भी छोटी पार्टियां हैं या जो न्यू अभी जन्म ली हैं, उन पार्टियों में या फिर आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी करारी शिकस्त हुई है, और कहीं ना कहीं एनसी इसमें कामयाब रही है लोगों को यकजोई के साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने में। सवाल ये है कि इस पावर गेम में अब ये जो नई नई पार्टियां हैं आप जैसी, ये अब कहां अपने आप को देखती हैं और इनका अस्तित्व क्या है, फ्यूचर क्या होगा? देखिए, पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो भी नई पार्टियां 2019 के बाद बारिश में आई हैं ऑन पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जम्मू कश्मीर, वो अवाम की नुमाइंदगी की करने के लिए ही आई थी, और अवाम की मसाइल, जो ये ना रीजनल पार्टीज हो या नेशनल लीडर्स हो, जो भी यहाँ पे इस वक्त MLCs की पोजीशन पे कई दहाइयों से थे, वो नाकामयाब होके मुझ जैसा पॉलिटिकल बंदा इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में एंटर कर गया और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का हिस्सा बना हुआ था। और बाकी दीना पार्टियों की भी बात करूंगा जो कि 2019 के बाद आई, बट यही रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने कई बार पावर कॉरिडोर्स में रह के कुर्सी पे बैठ के अवामी ख्वाहिशात का कत्ल किया था, और इसीलिए अवाम से ही पॉलिटिकल नुमाइंदे उठे और उनको जवाब देने के लिए निकले थे। अब futuristic, what will be the future of those parties and including our party? As you know, politics is not one day's game, a one day's story. It is a long story,
एंड हम लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए निकले हैं और लोगों के मसाइल हल करने के लिए निकले हैं, और चाहे हम पावर में आए या ना आए, दैट्स नॉट अ थिंग। द थिंग इज कि लोगों के मसाइल हल हो ऑन ग्राउंड जीरो, लोगों का वेलफेयर हो, स्टेट का वेलफेयर हो। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज काउंटेड, हु हैज डन व्हाट फॉर द पीपल, और किसने अभी तक कहाँ कहाँ क्या किया, वो भी हिस्ट्री के अवराक में दर्ज है। किस किस हुकूमत ने यहाँ के नौजवानों के साथ इस्तेसाल किया, यहाँ के रिसोर्सेज के साथ इस्तेसाल किया, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के साथ इस्तेसाल किया, सब लिखा जाता है, एंड एवरी वोटर इज नोइंग टू इट। अब दूसरी बात, अब जो लैंडस्केप बनी है, जो पावर गेम आपने कहा चल रही है पॉलिटिक्स की जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि अब यहाँ, इंक्लूडिंग मी एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अ मेंबर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, आई बिलीव everyone has an eye on the manifesto। जो भी पार्टियों ने अभी तक दिया है, जो भी अब 12 में आई है, पावर में आई है, जैसे 1 लाख जॉब्स का अभी हवाला दिया गया था कि पहले 1 साल में पूरी की जाएगी, 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, चाहे APL कैटेगरी की हो, BPL कैटेगरी की हो। अब मैं कहूंगा हाउसिंग फॉर ऑल दिया जाएगा, whosoever is landless, and that too with the particular जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को प्रायोरिटाइज करके यहाँ की लैंड और यहाँ की जॉब्स को सिक्योर किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर की हो या कॉर्पोरेशन सेक्टर की हो। अब मुझे लगता है कि उन उम्मीदों पे अब अमल करने की मुझे लगता है तवक्का है, और आगे जाके कितना कामयाब रहेंगे उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी कैबिनेट, वी आर गोइंग टू जस्ट बी मोर देन हैप्पी। बिल्कुल, तो जो वादे किए गए हैं उसका इंतजार है आपको और जम्मू कश्मीर के अवाम को। बिल्कुल सही बात आपने कही। जी, I'm sorry, I'm not getting it. बिल्कुल। Can you repeat it again? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में या फिर उसके अलावा भी अपने भाषणों में, आपको क्या लगता है कि उन वादों के पूरे होने का शिद्दत से इंतजार रहेगा पार्टियों को भी और लोगों को भी? जनाब, पार्टियों, मैं कहूँगा लोगों ने तो वोट इसीलिए डाला क्योंकि जो भी मैनिफेस्टो में लिखा गया, अब पिछले सबको हिस्ट्री पे पानी और सब कुछ फेर के अब यहाँ के लोगों ने ये तय किया कि अब इन्होंने एक मैनिफेस्टो निकाला है, एंड वी आर होपिंग दे विल कीप बीजेपी अवे फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड दे विल अप्लाई व्हाटएवर दे आर गोइंग to just say in the manifesto, they will imply on the ground zero. That is the only reason they have voted for them. जवाब ले लेते हैं मलिक साहब। आपकी तमाम तर हिस्ट्री पे पानी फेर के आवाम ने फिर से आपको कामयाब किया है, क्या लगता है जो वादे किए हैं वो निभाए जाएंगे? पहले हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री ये रही है कि एनसी ने करके दिखाया है पहले। तो जहाँ जो यहाँ जॉब सिक्योरिटी थी या लैंड सिक्योरिटी थी, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स थे वो सेफगार्ड करने में एनसी रही है, और एनसी ने कभी भी किसी को इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के साथ हाथ लगाने नहीं दिया था। तो इसीलिए से फिर एतमाद मिला हमें कि आप रखवाली करोगे और आप वैसे ही जॉब्स दे दोगे जो आप पहले देते थे, आप वैसे ही हमारी जमीन की मिनरल्स की असासे की रखवाली करोगे जो पहले करते थे। तो इसलिए ये बात सही है कि हम पर एतमाद है, हम लोग देख रहे हैं ये कैसा करेंगे क्योंकि हमने मैनिफेस्टो दिया है और हम वादाबद्ध हैं। तो अब मैंने पहले भी बताया 2 फ्रंट वार है, अड़चने आएंगी, रोडे ये अटकाएंगे, मगर हमें लड़ना है, तब तक लड़ना है जब तक लोगों से जो कहा है हमने वो वापस नहीं लाएंगे। जो हमने कहा है कि नौकरियों का कहा है, इस भाई को खुद पता होगा कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटहुड पहले आ जाए ताकि कुछ कानूनों की अमेंडमेंट करके, जॉब की अमेंडमेंट करके, ताकि वो जॉब जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिले, वो बाहर जो बाकी कंट्री में रहने रेस्ट ऑफ कंट्री को ना मिले, क्योंकि फिर यहाँ के बच्चे जो जवान हैं, जो यूथ्स है, वो मारे जाएंगे कंपटीशन में, और कंपटीशन में यहाँ के बच्चे मुझे लगता है उतने नहीं उतरेंगे जितने बाहर के बच्चे ज़हीन भी है और अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़े लिखे भी है और डिग्रियां भी काफी है। ये आपको खुद पता है कि 30 साल से टर्माइल रहा, फिर भी हमारे बच्चों ने मलिक साहब, बीच में मैं आपको रोक रहा, माफी के साथ आपसे इस सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आऊंगा। सवाल ये है कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमने देखा कि इंजीनियर रशीद साहब कह रहे थे 370 के हवाले से कि एनसी की वजह से सब कुछ हुआ है। दूसरी चीज़ के जो इससे पहले के रिकॉर्ड रहे हैं उसमें बिजली वाला जो जितना मुद्दा है वहाँ पे हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट को सेंटर के हाथ में सौंपने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एनसी के हवाले होती है। तो इस तरह की चीज़ें रही है कि चूँकि आपने वो कहा कि यहाँ के राइट्स की हिफाजत करने वाली
पार्टी वाहिद तौर पे अगर कोई रही है तो एनसी रही है, लेकिन रिकॉर्ड ऐसे रहे हैं, इल्जामात भी ऐसे रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम कहीं न कहीं सुरखरू रहता है। ये मुझे बताइए, 2002 में भी हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी और 2014 में भी नहीं थी। मोस्ट ऑफ टाइम हम पावर से बाहर रहे और 96 में जब आए, हाइड्रोलिक पावर स्टार्ट हुई, बाकी चीजें स्टार्ट हुई, तो हमने लीज फॉर एग्जांपल 35 इयर्स की दी थी, उससे ऊपर अब टाइम हो गया, मगर हुकूमत हमारे पास थी ही नहीं। हम हुकूमत अब 2014 से आज तक बीजेपी के पास है, तो हम कैसे हम बात कर सकते हैं मगर ले कैसे सकते हैं। अब हमें लोगों ने एतमाद दिया है, पावर दिया है, हम इस पर लड़ेंगे। हमने पहले भी बताया कि लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो टैरिफ अब 10 गुना ज्यादा किया है, तो आप याद कीजिए, ये मेरे भाई याद कीजिए कि यहाँ जब नेशनल की सरकार थी, मुझे लगता है कि टैरिफ आप बोल दीजिए कितना था, 45 रुपए था, 95 रुपए था, 120 रुपए हद थी, तो जो आज 1500, 2000, 2500 या 3000 तक पहुंच गया है। तो लोग, मैंने पहले भी बताया कि हमने करके दिखाया, एक बार फिर करके दिखाएंगे। तो मैं बता रहा हूं कि अब टाइम आ गया है कि ये इंटरफियर सरकार ना करे, जो सेंटर सरकार है ना करे, यहाँ के आईजी इंटरफियर ना करे। हम सब चाहते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे किसी में हो, सब लोग जम्मू कश्मीर के चाहते हैं कि अब इस सरकार को इंटरफियरेंस ना हो, रोडे ना अटकाए जाए, इनको पावर दिया जाए जो बाकी स्टेटों में पावर है, उन्हें इनको पावर देकर इनको फिर आजमाया जाए, ये लोगों के काम करे, लोगों के तौकात पर उतरे, जो इन्होंने लोगों ने वोट दिया है किसी एतमाद पर, डेवलपमेंट पर, पीस पर, प्रोग्रेस पर, तो और नौकरियों पर, या यहाँ के टोल प्लाजे खत्म करने पर, या दरबार मुंह लौटाने पर, या 35 जो लैंड जॉब सिक्योरिटी है उसको लाने में, या 370 की बात करने में, क्योंकि 370 से कुछ लोग डरते हैं कि बात करने से, मगर 370 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स था, तो इसमें बात करने में क्या जाएगा। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा होकर इस पर बात करनी चाहिए, और 370 एक स्टेट को नहीं, मुझे लगता है 15-20 स्टेटों को देना चाहिए। क्यों? जितना पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, उतना काम अच्छा होगा, उतना डेवलपमेंट अच्छा होगा, उतना प्रोग्रेस अच्छा होगा, उतने उनके मिनरल्स उसी स्टेट में यूज होंगे, उनके असासे उसी स्टेट में यूज होंगे, उनके जो नौकरियां उसी स्टेट के लोग ले लेंगे, वो वही स्टेट के यूथ्स उन जॉबों को पूर्ण करेगी। तो ये एक अच्छी चीज है, इसमें घबराने वाली बात क्या है। मुझे लगता है सबको स्टैंड लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जैसे लद्दाखियों ने लिया है, हमें भी लेना चाहिए कि 370 हमें वापस चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारा था, इससे हम सेफ गार्ड हो रहे थे, इससे हमें हमारी नौकरी और असासे और मिनरल हमें मिलते थे, वो दूसरे लोग नहीं ले जाते थे, वो दूसरे लोग यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ ठेके लेने नहीं आते थे, छोटे छोटे ठेकेदार हमारे करते थे, जो हमारे बच्चे एडजस्ट होते थे, जो जेई बन के या उससे ऊपर की एजुकेशन हासिल करके वो यहाँ काम करते थे, उनसे काम छीना गया, रोजगार छीना गया। मुझे लगता है जो लद्दाख को अलग करके, जो लद्दाखियों ने फिर वही टर्न ली कि 3 6 शेड्यूल है वो बराबर 370 अगर आप ले लें, वो उसी के दरमियान है। तो अगर वो मांग रहे हैं तो हमें कौन सा गुनाह है, हम क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते, हम क्यों नहीं बात करते। 370 सिर्फ नेशनल वालों के लिए नहीं है, ये कांग्रेस वालों के लिए, ये बीजेपी वालों के लिए भी है, क्योंकि इन्हीं के बच्चे कल रोड पर आएंगे। ये बीजेपी वाले जो आज कहते हैं, मुझे लगता है इनके बच्चे 1 साल में रोड पर आ जाएंगे, बाप के खिलाफ बोलेंगे आप क्या बोलते हो, हमारी नौकरियां छीनी गई, हमारे असासे छीने गए, हमारा मिनरल छीना गया, हमारी बिजनेस छीनी गई, हमारा इकोनॉमी तबाह हो गया, हमें टैरिफ हिंदुस्तान की स्टेट से सबसे ज्यादा देना पड़ता है, हमें टोल प्लाजे सबसे ज्यादा लगा दिए गए, हमारा सेक्रेट मुंह बंद किया गया। तो मुझे लगता है इनके बच्चे लड़ेंगे इस पर, और ये वक्त आ गया है अब स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, और 370 पर हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर इनको वापस देना चाहिए, और इकट्ठे होकर 370 की जंग जो लड़ाई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारा था, उस पर इकट्ठे लड़ना चाहिए। ठीक है, ये उम्मीदें हैं और इस उम्मीद के बलबूते पे हम जरूर आगे बढ़ेंगे। एजाज साहब, मैं आपकी तरफ एक छोटे से सवाल के साथ आना चाहूँगा। अभी जिस तरीके के हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, सवाल ये है कि क्या वो सारे वादे करके एनसी अलायंस फंस चुकी है? क्योंकि देखिए, भले ही सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा इस मरतबा काम करना होगा, और नहीं तो शायद आवाम का क्या मूड बदले ये नहीं मालूम, और आपने भी कहा ये चीज़, लेकिन सवाल ये है कि क्या वादे करके अलायंस फंस चुकी है? क्योंकि जो वादे हुए हैं, मेरी नज़र में उसे पूरा करते करते कैसे टाइम बीत जाएगा और शायद 50% भी वो वादे पूरे नहीं हो पाए। बिल्कुल सही आपने कहा मेरे भाई, और मेरे जो सहयोगी है
उन्होंने अभी तक कहा कि एनसी गवर्नमेंट ही वो हुकूमत थी जिन्होंने लैंड का तहफ़्फ़ुज़ करवाया, जॉब्स का तहफ़्फ़ुज़ करवाया, लेकिन और इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जाके डेमोक्रेटिक सेटअप बन गया, हमारी हुकूमत बन गई है। मैं अपनी भाई को ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी जम्मू कश्मीर असेंबली मोस्ट एम्पावर्ड असेंबली थी पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या हमारे प्लान्स वापस जाते थे? जो हमारा एलोकेटेड फंड था, एलोकेटेड प्लान्स ईयरली होते थे, वो तो 45 से 55% लैप्स होके वापस जाते थे सेंटर के पास। अब जाके जब उमर अब्दुल्ला साहब को अपना जो एलजी के सामने हुक्मनामा और लेटर ऑफ सपोर्ट देनी थी हुकूमत बनाने के लिए, उसके लिए भी अब होम मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्ट्री से इजाजत लेनी पड़ती है ताकि वो ओथ ले पाए। तो मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल होगा उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी कैबिनेट के लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे लोगों के साथ, क्योंकि कश्मीर में एक मुहावरा है, लोरी दस्तार। इस समय वही हुकूमत इस समय बनी हुई है, बट हम उस लोरी दस्तार से भी उम्मीद रखते हैं कि लोगों के लिए कुछ नहीं से कुछ बेहतर है और अवामी नुमाइंदे आ गए हैं और up to the time those cabinet ministers, including the chief minister of Jammu Kashmir, will not be held in a coordination with the center. They cannot feed, they cannot do anything for the people, for the welfare, for upgrading anything in the state of Jammu Kashmir. और मुझे लगता है जैसे आपने कहा वादा करके फंस गया, बिल्कुल वादे करके फंस गए, और मुझे लगता है कि वादे करते समय उनको उन मदाओं का, उन रिजल्ट्स का नतीजा भी जहन में रख के चलना चाहिए था, जो कि अब मुझे लगता है कि हदफ हासिल करने में इस हुकूमत को बहुत मुश्किल होगी। और आई होप कि आइंदा द पीपल विल कम टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन, हु इज गोइंग टू लीड द पीपल एंड विल जस्ट टेक द जम्मू कश्मीर वेयर इट हैज टू बी। बिल्कुल, आज ओथ सेरेमनी में मलिक साहब हमने देखा कि बीजेपी के उसके बाद ओथ सेरेमनी के बाद बीजेपी के कई लीडरों ने आप लोगों को मशवरा दिया कि वो पीएम मोदी के जो डेवलपमेंट के काम हैं, राहें हैं, रास्ते हैं, उनको अगर अपना करके उमर अब्दुल्ला चलते हैं तो शायद जम्मू कश्मीर को और बेहतर तरक्की मिलेगी। आपको क्या लगता है कि पीएम के दिखाए हुए बताए हुए रास्ते पर जिस पे चलने के लिए बीजेपी लीडरान कह रहे हैं, सीनियर लीडरान, क्या उमर अब्दुल्ला चल पाएंगे या चलेंगे, या फिर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए दूसरे रास्ते अपनाए जाएंगे? मलिक साहब, मैं नहीं समझता कि उमर साहब उन रास्तों पर चलेंगे। हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते कि जहां वो हर गली में शराब की दुकान डालते हो। हम उस ट्रैक पर नहीं चलेंगे जहां से सिर्फ हमें ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 करा दिया गया। हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिसमें हमारी नौकरियां हमसे छीनी गई। हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिसने हमारा रोक दिया। हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिन्होंने हमें सिर्फ टोल प्लाजे दिए। हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिसने हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म किया। हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिन्होंने हमारा हेल्थ सिस्टम बिगाड़ दिया। हम उस रास्ते पर नहीं जा सकते। एलिजिबल है क्या हमारा चीफ मिनिस्टर उतना एलिजिबल है कि इन सब चीजों को रोक पाए? क्या उतनी कोलैबोरेशन हमारे पास है, उतना एम्पावरमेंट हमारी असेंबली को है कि जो आप कह रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे? आपको सेंटर के बगैर आपके चीफ मिनिस्टर को लेने के लिए बिल्कुल आपके इस सवाल के साथ आते हैं, इतने दिनों बाद उत्तर में नहीं हो पाई, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? पहली बार है। बिल्कुल एजाज साहब आपकी तरफ आते हैं, मलिक साहब को पूरा कर लेने दें। नहीं, ये इंटरफेरेंस क्यों करते हैं? अगर देश की बात मलिक साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कर लीजिए। हम उस रास्ते पर नहीं जा सकते जो 5 अगस्त को हुआ। हम उस रास्ते पर नहीं जा सकते जिसने हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, यहाँ की मुंडिया, यहाँ की सड़कें, यहाँ का टेलीफोन, यहाँ की बसें, यहाँ की दुकानें बंद की और ये आर्टिकल हटाया। क्या लोगों को पता नहीं है? क्या दुनिया को पता नहीं है? हम उस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। हाँ, जहां लोगों का काम हो, जहां इसके बरक ड्रग एडिक्शन के खिलाफ लड़ना हो हम लड़ेंगे, नौकरियां लानी हो हम लड़ेंगे, या टोल प्लाजे खत्म करने हो लड़ेंगे, या दरबार मुंह फिर कायम करना हो हम लड़ेंगे, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक करना हो हम लड़ेंगे, यहाँ का हेल्थ सिस्टम ठीक करना हो हम लड़ेंगे, यहाँ के गरीबों को 12 सिलेंडर जो EWS में हमने कहा था वो देंगे। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? न ये मोदी का हिंदुस्तान है, न किसी और का, न किसी के बाप का हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान है, चाहे मैं हूं, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे मोदी हो। मोदी जी अपने घर से कुछ नहीं लेकर आए थे,
मोदी जो 10 लाख का सूट पहनते वो घर से लेकर नहीं आए थे, 5 लाख का जूता पहनते वो घर से लेकर नहीं आए थे, खुद कहा है कि मैं चाय बेचता था। चाय बेचने वाले को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। देखिए, कोई किसी का प्रोफेशन क्या है, पर्सनल क्या है, उसे छोड़ दीजिए। फिलहाल आपकी हुकूमत यहाँ पे जिम्मेदार है और सवाल शुरू से हमने इसी वजह से उठाया था ताकि ये चीज समझा जा सके कि मैनिफेस्टो की राहें या मैनिफेस्टो की बातें कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है, क्योंकि हर एक को पता है ये चीज। एजाज साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, हर एक को पता है कि इस मरतबा पावर कितना है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल शुरू से मैं इस चीज को लगाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये चीज लोगों के जहन में आए। देखिए, बातें करने के लिए हम या मलिक साहब या आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, सवाल यह है कि मुद्दे की बात को हल करने वाला कौन होगा। अवाम के मफाद की बातें हम जरूर कर लेंगे, लेकिन अवाम के मफाद में काम कैसे होगा और कहां तक पॉसिबिलिटी है उस चीज की, आप इस चीज को किस निगाह से देख पा रहे हैं? आप सवाल भी उठा रहे थे बीच में। वही बात मैं मलिक साहब से कहने वाला था, जो ये सुनहरे बाग अब आवाम को दिखा रहे हैं और जो सुनहरे ख्वाब इन्होंने मैनिफेस्टो में दिखाए हैं ताकि आवाम की खिदमत कर पाए, हमारी पार्टी एंड एज अ इंडिविजुअल आई मोस्ट वेलकम दोज पॉइंट्स। बट क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारा कैबिनेट, क्या हमारा चीफ मिनिस्टर 2024 का उतना लाकीकार है, उतना एलिजिबल है दैट दे कैन जस्ट डिलीवर व्हाट दे हैव सेड? लेकिन उनका कहना है कि हम स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे, स्टेटहुड मिलते ही उसके बाद ये सारे वादे पूरे होंगे। तो क्या आप, अरे जनाब, मैंने आपको हिस्ट्री बताई, रायशुमारी लोग से साथ देंगे एमसी का? जनाब एजाज साहब, मुझे स्टेट पर, उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे? कश्मीरी कौम को दलदल में डुबा दिया है। अब तो हमें पता नहीं है कि क्या आप साथ देंगे एजाज साहब? JKUM साथ देगी एमसी का स्टेटहुड के वापसी लाने में? डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर करने के लिए भी एलजी से हमें ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसे हम साइड में रखते हैं और इस बात पे हम कल बात कर लेंगे।